आज आज आप सभी दर्शकों का जय इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज जय संगठन जो कि बहुत ही कम समय में पूरे देश में फैल चुका है, इसकी प्रसिद्धि और ये फैल चुकी है, यह एक ब्रांड बन चुका है और इस संगठन से जुड़ करके युवा प्रेरणा ले रहे हैं और जुड़ने के लिए बेताब हैं, जुड़ रहे हैं। आज इस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से आप लोगों की मैं जय संगठन के शुरुआती से लेकर के अब तक के सफर के बारे में बातचीत करेंगे और तमाम तरह के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिन पर अक्सर लोग सवाल उठाते रहते हैं। तो आइए आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। जो डॉक्टर हीरालाल अलावा दिल्ली के एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट से असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं और वहाँ 2016 में वहाँ की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए और मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर विधानसभा सीट से विधायक हैं। आप आइए हम डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज जयस एक ब्रांड बन चुका है और ये जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से इस संगठन को जानते हैं, जयस के नाम से जानते हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति इसका फुल फॉर्म है। यह आज इसके बारे में कुछ बताइए, जय आदिवासी युवा संगठन के बारे में, शुरू से लेकर के अब तक के सफर के बारे में। देखिए, आप सभी दर्शकों का सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जय इंडिया यूट्यूब चैनल को आप लोग देख रहे हैं और हमें खुशी इस बात की है कि इस चैनल पर सबसे पहले हम जयस जो एक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जो आज पूरे देश में युवाओं की जान और शान बन चुका है, आखिर पंक्ति में खड़े उस वर्ग की एक पहचान बन चुका है जो आज़ादी के 70 सालों बाद भी वह वर्ग आज हंसिए पे खड़ा है। आज जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, विकास की दृष्टि से देखें तो आज भी शहरों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र है। उस समाज के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने पिछले 7-8 सालों में जो आवाज़ उठाने का प्रयास किया, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का जो काम किया है, आज हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के शुरुआती दौर से लेके अभी तक के बारे में जो भी पिछले 7-8 सालों में जो जयस के माध्यम से काम है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजन कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक का सफर तय किया है और आज जो बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, बात करते हैं, बेबाकी के साथ अपने सवाल पूछते हैं और मुझे सौभाग्य मिला कि राजन कुमार जी के साथ में उनके सवालों का जवाब देने का। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन 2011 में फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया जो जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से हमने उसको प्रचारित किया और एक इंडियन नेशनल ट्राइबल युवा शक्ति के नाम से उसको प्रचारित किया। आगे जाकर यह जय आदिवासी युवा शक्ति जो समूह जो ग्रुप बना उसने मध्य प्रदेश से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे आदिवासी बहुल्य राज्य जो जहाँ भी जो शेड्यूल 5 वाले इलाके थे, शेड्यूल 6 वाले इलाके थे, उन सभी इलाकों में जयस ने जो वैचारिक क्रांति के माध्यम से युवाओं में जोश जुनून पैदा किया है और आज उस जोश जुनून का सम्मान देश के लाखों युवा कर रहे हैं। जयस 2011 से शुरुआत हुआ, आज 19 से 20 तक हम पहुंचे हैं और 2011 में जब हम शुरुआती दौर में थे तो जयस की अक्सर जो पढ़ा लिखा वर्ग था, अक्सर जो ऐसे युवा जो ऐसे संगठन जो यह चाहते थे, ये सोचते थे कि यार ये नए युवा है, कैसे कोई नया संगठन बना लेंगे, कैसे समाज को जोड़ लेंगे, जो काम हमने पिछले कई वर्षों में नहीं किया वो काम ये नए युवा कैसे करके दिखाएंगे। उनकी जो चुनौतियां थी, उनके जो ताने थे, निश्चित ही उनके
जो बातें थी दिलो दिमाग में, एक जो क्या बोल सकते हैं कि जो एक ऐसा प्रभाव छोड़ गई कि हमको उनको चैलेंज, उनकी चुनौतियों को हमको स्वीकार करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। और हमने फेसबुक पे जो पेज शुरुआत किया, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, आज इस संगठन से देश के 15 राज्यों से ज्यादा के आदिवासी समुदाय के साथ साथ गैर आदिवासी समुदाय भी जुड़ चुके हैं। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन की एक विचारधारा रही है। हमने शुरू से ही कहा है कि यह एक वैचारिक संगठन है, और इस वैचारिक संगठन का उद्देश्य है कि देश के आखिर पंक्ति में खड़ा वर्ग, जो आजाद भारत में भी आज हंसे पे खड़ा है, उस वर्ग के जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उनको अब तक आजाद भारत में उनको क्यों नहीं उनके अधिकार मिल पाए। आज भी आदिवासी समुदाय जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं में आज पड़ा हुआ है। आज भी समाज की मुख्य धारा से यह समाज नहीं जुड़ पाए, और यही कारण है कि आज आदिवासी समुदाय या आदिवासी समाज, जिसके कई समुदाय है, आज भारत के संविधान के अनुसार 450 से ज्यादा देश के आदिवासी समुदाय है जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। आज सारे के सारे लगभग समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति सबसे गंभीर है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आदिवासी समुदाय से मर रहे हैं। सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर आदिवासी समाज में हो रहा है। सबसे ज्यादा बिजली, पानी, सड़कों की समस्या है तो देश के आदिवासी इलाकों में ही है। आज ये सब चीजें हम देख रहे थे, और जहां पर नेतृत्व की बात आ रही थी तो हमने देखा कि जो आदिवासी समाज, जिससे एक समाज भरोसा करता है, उसे उम्मीद रखता है कि यह विधानसभा और लोकसभा में जाके नेता हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारे अधिकारों की बात करेंगे, 5वीं अनुसूची के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे, पेशा कानून के लिए लोकसभा में आवाज उठाएंगे। लेकिन हमने जो एक चीज महसूस करी, एक बात महसूस करी कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, यहाँ बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं हो, यहाँ बात आदिवासी समाज के युवा नेतृत्व की, आदिवासी समाज के नेतृत्व की हो रही। आज देश में आदिवासियों के जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ना तो कोई राजनीतिक दल मुखर होकर बात कर रहा है, ना ही देश का कोई आदिवासी नेतृत्व बात कर रहा है। तो इन सब गंभीर समस्याओं को देखते हुए देश के आदिवासी युवाओं में नया नेतृत्व देने के उद्देश्य, उन्हें जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिलाने के उद्देश्य से, उनमें भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का संरक्षण हो सके, उनमें जन चेतना जाग सके, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की जो भावनाएं जो आदिकाल से पीढ़ियों से रही है, उसे आगे बनाए रखने के लिए हमने जय आदिवासी संगठन के रूप में एक विचार, एक क्रांति जो पैदा की है देश में, उससे हजारों युवा जुड़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से लाखों युवा आज जयस से जुड़ चुके हैं, और इस विचारधारा की हमने एक परिभाषा तय की है कि जयस किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के खिलाफ कभी भी काम नहीं करेगा। यह सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, यह सिर्फ अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करेगा, और अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए युवाओं को नेतृत्व के लिए एक दिशा प्रदान करेगा, ताकि युवा आने वाले समय में लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम विधानसभा, लोकसभा कहते हैं, वहां पर जाकर अपने हक और अधिकार की बात करें। क्योंकि अभी हमने अक्सर एक चीज देखी है, पिछले कई वर्षों से कई राज्यों में आदिवासी आंदोलन चल रहे हैं, और हमारे पुरखे जो बिरसा मुंडा, टंट्या भील, वीर गुंडाधुर, सिद्धू कानू, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे वीर योद्धा इस समाज में हुए हैं, और उन योद्धाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि इस समाज के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई, उनको उनका हक, उन जल, जंगल, जमीन के नीचे छुपे जो अपार खनिज संपदा है, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासी अगर अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं तो
केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन्हें नक्सलवादी का तमगा पहनाकर उन्हें मार दी जा रही है, उन्हें मार रही है, उन्हें बेदखल कर रही है। और जैस एकमात्र ऐसा संगठन है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदिवासियों के खिलाफ नियम नीतियां बनाएगी तो हम लोग खुलकर मुकर होकर विरोध करेंगे और कर रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में हमने कई बड़े बड़े आंदोलन किए। सबसे पहले जब जैस की एक पहली हमने सभा करी 16 मई 2013 को बड़वानी में फेसबुक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों से हमारे युवा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कितने लोग आए थे? जो पहली फेसबुक पंचायत आयोजित की थी हमने बड़वानी के कृषि उपज मंडी में, उसमें 5000 से ज्यादा जयस युवा शामिल हुए थे। और उस फेसबुक पंचायत में वही युवा शामिल हुए थे जो फेसबुक से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इससे पहले वो युवा कभी एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं हुए थे। लेकिन हम जयस युवा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उस शख्सियत ने देश के उन युवाओं को जोड़ा जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समुदायों में विभाजित थे। तो फेस टू फेस हुए, 5000 से ज्यादा युवा पहली बैठक में आए और आज 2020 तक 15 से 20 लाख युवा पूरे देश में जुड़ चुके। इस आपने बताया कि मई 2013 में जो कार्यक्रम हुआ था उसका मुख्य मुद्दा आप लोगों ने क्या रखा था? मई 2013 में जो पहला फेसबुक पंचायत हुई थी उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और आदिवासी समाज में जो कुपोषण जैसी गंभीर समस्या है उस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा था। और उसी एजेंडे पे काम करते हुए हमने पिछले 7-8 सालों में आदिवासी इलाकों में कई निःशुल्क कोचिंग संस्थानें खोले और उन कोचिंग संस्थानों के माध्यम से हमने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम किया। और उसका नतीजा है कि आज धार, झाबा, बड़वानी जैसे मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके में कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर आज अपने समाज और अपने प्रदेश और अपने देश की सेवा में लगे हुए। जैसा कि आपने बताया कि पहली बार फेसबुक से धरातल पे एक साथ बैठे कई प्रदेश की बात जी, तो आगे इसको और बढ़ाने के लिए, इसको एकजुट करने के लिए अधिक से अधिक आप बता रहे हैं कभी 20 लाख से ज्यादा इसके कार्यकर्ता हैं जैस के, तो इनको जोड़ने में आपने क्या क्या और क्या रणनीति बनाई 2013 से लेकर तो उस पहली मीटिंग से लेकर के अब तक में? 16 मई 2013 को फेसबुक पंचायत करने के बाद में हमने 2013 में ही आगामी सितंबर अक्टूबर माह में इंदौर में भी फेसबुक पंचायत का आयोजन किया। उसके बाद 2014 में इंटरनेशनल फेसबुक पंचायत का आयोजन किया। उस तक हमारे उस महापंचायत में हमारे गोंडवाना के महान योद्धा, हमारे प्रेरणा स्रोत दादा हीरा सिंह मरकाम जी भी उस इंटरनेशनल फेसबुक पंचायत में आए थे और उन्होंने युवाओं में स्वाभिमान जगाया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि एक ऐसा नेतृत्व तैयार किया जाए समाज में जो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़े। एक ऐसा नेतृत्व आदिवासी समाज में तैयार किया जाए जो बिरसा मुंडा टंट्या भील के आंदोलन को, उनके नेतृत्व को, उनके जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाए। तो निश्चित ही हमने दादा हीरा सिंह मरकाम जी से प्रेरणा लेकर जैस के जो मुहिम थी, जैस की युवाओं को जोड़ने की जो मुहिम थी उसे और आगे बढ़ाया। और निश्चित ही आज उसका नतीजा है कि आज हमने बिरसा मुंडा, टंट्या भील, जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं से प्रेरणा लेकर जयस को नई ऊंचाई और नई उड़ान देने में हमने आज ये सफलता अर्जित की। ठीक है। जयस के अभी क्या क्या उद्देश्य हैं जिनको लेकर के, मुख्य उद्देश्य जिन पे जयस काम कर रहा है और उसको हासिल करने के लिए क्या क्या प्रयास, किस तरह का प्रयास कर रहा है? आज जयस आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान मीटिंग्स के माध्यम से समय समय पर आयोजित करता है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी करने के लिए, कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम प्रशासन को, शासन को, राज्य सरकार को समय समय पर अवगत करा रहे हैं।
और जहां पर राज्य सरकारों की नाकामियां कुपोषण जैसे गंभीर समस्या से निपटने के लिए सामने आती है, तो हम सरकार का मुखर होकर उसका विरोध भी कर रहे हैं कि आप आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी इलाकों में अगर कुपोषण जैसी समस्या बनी हुई है, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि शहडोल में कई आदिवासी बच्चों की मृत्यु हो गई, शिवपुरी में कई कुपोषित आदिवासी बच्चों की मृत्यु हो गई, धार झावा बड़वानी जैसे इलाके में कुपोषण जैसे गंभीर आदिवासी बच्चे पीड़ित होकर मर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सरकार से संघर्ष भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन को समय समय पर इस संबंध में अवगत कराते हैं। साथ में जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला है। पिछले कुछ समय से लॉकडाउन के कारण कोरोना महामारी में ये अभी कुछ महीनों से बंद चल रहा है, लेकिन निश्चित ही उसमें 400 से 500 बच्चों को प्रशिक्षण मिल रहा है। साथ में धार झाबुआ बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में आप सबके सहयोग से हमारे समाज के बुद्धिजीवी गणों के सहयोग से हमने कई कोचिंग संस्थानें शुरू की है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे देश में ये कोचिंग संस्थान खुले, निःशुल्क कोचिंग संस्थान खुले, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े। आदिवासी क्षेत्रों में वो बच्चे पढ़े जो 5वीं 8वीं के बाद पढ़ाई करने के बाद वो छोड़ देते हैं। तो हमारे संगठन का उद्देश्य यही कि आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, खूब पढ़ाई करे, आगे बढ़े, उनको रोजगार उनके क्षेत्र में मिले। आज आदिवासी इलाकों में पलायन एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। हर रोज धार झाबुआ बड़वानी खरगोन जैसे इलाके में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय पलायन कर रहा है। सरकारें चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, आदिवासियों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए गंभीर नहीं। उसके पीछे प्रमुख कारण कि आदिवासियों को उनके जो संवैधानिक अधिकार था, खासकर 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान थे, जो ये सुनिश्चित करती है कि आदिवासियों को सुरक्षा, संरक्षण और उनका विकास के लिए काम करेगी। 5वीं अनुसूची के अनुसार जो जनजातीय जिला सलाहकार परिषद, उसके एक नियम होना चाहिए, उसके प्रॉपर एक ढांचा होना चाहिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक राज्य सरकारों ने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया और यही कारण है कि आदिवासी अपनी ही जमीन से आज बेदखल होते जा रहा है। उनको बड़े बड़े उद्योगों के नाम पे आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है और जो आदिवासी उद्योग का विस्थापन का विरोध करता है, उन्हें नक्सलवादी का तमगा पहनाकर उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये अत्याचार सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, झारखंड की यही स्थिति है, उड़ीसा की यही स्थिति है, राजस्थान, गुजरात जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में जहां भी आदिवासी आंदोलन अपने हक और अधिकार के लिए मुखर हो रहे हैं, उनको राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर नक्सलवादी, उग्रवादी, आतंकवादी का तमगा पहनाकर उन्हें जेलों में बंद करने का प्रयास कर रही है। हाल ही में चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा है कि एसटी एससी के साथ सदियों से शोषण होते आया, लेकिन यह बात हमारे देश की सरकार, हमारे देश की राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें स्वीकार नहीं कर रही। हमें बड़ा दुख होता है। आज भी आदिवासी इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी युवा डिग्री कर करके बेरोजगार हैं। उन्हें शेड्यूल एरिया में जो उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, शेड्यूल एरिया में उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए थे, आज भी अनुसूचित क्षेत्रों में चाहे राजनीतिक आरक्षण हो, चाहे शैक्षणिक आरक्षण हो, वहां पे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति को एक गंभीर जिम्मेदारी दी गई थी कि वह आदिवासियों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाएंगे, लेकिन हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति ने भी देश के मूल समुदाय आदिवासी समुदाय को अनदेखा किया, आदिवासी समाज को अनदेखा किया। कभी उन्होंने समय समय पर जो जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से विकास की जो रिपोर्ट चेक करना चाहिए थी, रिपोर्ट मांगना चाहिए थी, उसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। और यही कारण है कि आज आदिवासी इलाकों में असंतोष बढ़ते जा रहा है और असंतोष बढ़ने के पीछे यही कारण है कि असमानता। एक शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो आज वो शहरी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों से 50 साल आगे चल रहे हैं और आज भी ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप से पानी पीना तो दूर की बात है, कई गांव आज भी ऐसे हैं जो नालों में पानी छान के लाते हैं नालों से और पानी पी रहे हैं। आज भी आदिवासी इलाकों में बिजली
कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली की समस्या है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, जी। अभी आप बता रहे थे कि पांचवें राष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे, पांचवें अनुसूची के अनुपालन की जिम्मेदारी उनकी है। जी। आप लोगों ने 2018 में पांचवें अनुसूची को लेकर के पूरे पांचवें अनुसूची को राष्ट्र का मुद्दा बनाने के लिए आपने मिशन 2018 जैसा आंदोलन का आयोजन किया था, और बाद में आपने मध्य प्रदेश में एक अधिकार महारैली का भी आयोजन किया था। पांचवी अनुसूची के लिए अब तक पांचवी अनुसूची चाहे वन अधिकार चाहे पेशा कानून हो गया, उसके लिए आप बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई भी सरकार है, अन्य सरकारी दूसरे राज्यों की, चाहे मध्य प्रदेश में आप लोग का जो ज्यादा एक्टिव हो, वहाँ भी अभी तक वहाँ की सरकार पांचवी अनुसूची को अनुपालन नहीं करा रही है। जी। आगे इसको लेकर के आपकी रणनीति क्या है? आप लोग कैसे इसको लागू कराने के लिए धरातल पर क्या कैसे प्रयास करोगे? आप सभी दर्शकों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस पांचवी अनुसूची जो आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच, एक ब्रह्मास्त्र है, जो इस बात की गारंटी देती है कि पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासियों के विकास, सुरक्षा, संरक्षण का जो जिम्मा सौंपा गया था, और जिस उद्देश्य से हमारे जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आदिवासियों को यह महत्वपूर्ण विशेषाधिकार दिया है, उसको हमारे आदिवासी समाज के जो पढ़े लिखे वर्ग को गंभीरता से लेकर उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें उन प्रयासों में कमी नजर आती है। आज देश में कई राज्यों में जो 10 राज्य हैं पांचवी अनुसूची जहां पे पूरी तरह से जिसके प्रावधान लागू होना चाहिए, उन प्रावधानों को लागू करवाने के लिए जो प्रयास वहां के नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से होना चाहिए, वो प्रयास हमें नहीं दिख रहे। हमने पांचवी अनुसूची के प्रति जन जागरूकता के लिए जो प्रयास कर सकते थे हमने किया। हमने फेसबुक पे पांचवी अनुसूची को सरल शब्दों में समझाया। हमने फेसबुक के माध्यम से समझाने के साथ साथ में हमने जमीनी स्तर पे पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के बारे में जन जागरूकता रैली निकाली, जिसे आदिवासी अधिकार यात्रा नाम दिया था। और यह अधिकार यात्रा मध्य प्रदेश में हमने 2018 में 22 जिलों में अधिकार यात्रा निकाली थी, और उस 22 जिलों में हमें युवाओं का जबरदस्त जन समर्थन मिला। आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने के साथ साथ हमने मिशन 2018 में दिल्ली में जाकर संसद, हजारों युवाओं के साथ में संसद घेराव किया, ताकि देश के आदिवासियों को पता चले कि जब तक पांचवी अनुसूची जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान आपको लागू नहीं किए जाएंगे, आपकी जमीन छीनती जाएगी, आपको जंगलों से बेदखल किया जाएगा, और आपको नक्सलवाद पे मारा जाता रहेगा। आज देश का आदिवासी समुदाय अलग अलग भाषाओं के आधार पे, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पे बटा हुआ है। हमने देश के आदिवासी समाज से, आदिवासी समुदायों से इस बात की बार बार अपील करी और करते रहेंगे कि जब तक हम पूरे देश का आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे देश में जो पूंजीवादी सरकारें हैं, हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरों पे चलने वाली सरकारें हैं, आदिवासियों को कभी भला नहीं करेगी। और हमने जो संघर्ष किए, चाहे आदिवासी अधिकार यात्रा हो, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ महासभा हो, किसान महासभा हो, जयस महासभा हो, मिशन 2018 दिल्ली चलो हो, जो संघर्ष किया, और उसका नतीजा है कि आज जयस से पूरे देश के आदिवासी युवा, आदिवासी हमारा देश का युवा जुड़ना चाहता है, और आज ये जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन पूरे देश के युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि पांचवी अनुसूची को लेकर के आप लोग मध्य प्रदेश में देखता हूँ बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के जयस के जो कार्यकर्ता हैं उतना एक्टिव दिखते नहीं, इसके क्या कारण? संविधान की पांचवी अनुसूची को सबसे पहले तो हमारे देश के पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को समझना होगा, क्योंकि आप जब समझेंगे तभी उसकी ताकत को समझ पाएंगे। आप जब पढ़ेंगे तभी पांचवी अनुसूची की ताकत, उसका महत्व समझ पाएंगे। क्योंकि पांचवी अनुसूची इस बात की गारंटी देती है कि आपकी मर्जी के बिना आपके जल, जंगल और जमीन को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। पांचवी अनुसूची के कुछ प्रावधानों को उठाकर पेशा कानून। और मेरा एक और बात करना था, एक जैसे आप बता रहे हैं
आप लोग पांचवी अनुसूची को बहुत अच्छे से यहाँ पर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। क्या कोऑपरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है? जैसे अन्य राज्यों के भी जैस वाले हैं जो जैसे कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से आप यहाँ मध्य प्रदेश के सभी लोगों को मीटिंग ले लेते हैं, बोल देते हैं, आप चूंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, तो अन्य राज्यों को फिर शेड्यूल के मुद्दे पर क्या आप इस तरह से बोलते हैं, कोऑपरेशन करते हैं? उनके कोऑपरेशन निश्चित ही हमारे प्रयास रहते हैं कि पांचवी अनुसूची की लड़ाई को अगर हम 10 राज्य के आदिवासी समाज के युवा, 10 राज्य के आदिवासी समुदाय अलग अलग समुदायों के युवा अगर मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित इसके एक एक प्रावधानों को हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने में 100% कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश सरकार पांचवी अनुसूची के प्रति गंभीर नहीं थी, लेकिन जब से जयस के नेतृत्व में जयस ने पांचवी अनुसूची के प्रति पांचवी अनुसूची लागू नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की, तब से मध्य प्रदेश सरकार पांचवी अनुसूची को लेकर गंभीर हुई। और अब ये देखना हमारे लिए दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में इंप्लीमेंट करेगी। अगर नहीं करेगी तो जिस प्रकार हमने पिछले 7-8 सालों में सरकारों की नीतियों के खिलाफ, सरकारों के आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, मुहिम चलाया, हम और आगे बढ़ाएंगे और आदिवासी क्षेत्रों में इस बात की जन जागरूकता फैलाएंगे कि जो सरकार आपके अधिकार नहीं देना चाहती, जो सरकार आपको आपके संविधान में मिले पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहती, जो सरकार पेशा कानून के प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहती, ऐसी सरकार कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती है और ऐसी सरकारों को आपके ऊपर राज करने का अधिकार भी नहीं हो सकता है। ये जन जागरूकता हम फैला रहे हैं और जिस दिन ये जन जागरूकता फैलेगी तो निश्चित ही ये सरकारें जाएगी और जब आदिवासी विचारधारा वाली, आदिवासियों के अधिकारों को समझने वाली सरकार आएगी तो निश्चित ही उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट कराने में, उन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट कराने में हम कामयाब भी होंगे। अभी आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पांचवी अनुसूची के अनुपालन के लेकर के याचिका दायर करी है। आपने क्या अन्य राज्यों के जैस कार्यकर्ताओं से बोले हैं कि वहां भी हाई कोर्ट में इसके अनुपालन के लिए याचिका दायर करी, या सुप्रीम कोर्ट जाने, या इसके लिए क्या आप? निश्चित ही मध्य प्रदेश में हमने इंदौर खंडपीठ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हमने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर जी के माध्यम से याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश सरकार 2 बार हियरिंग हुई है, मध्य प्रदेश सरकार अब तक जवाब नहीं दे पाई है और 3rd हियरिंग है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार को 5th शेड्यूल को लेकर जवाब देना है। अगर मध्य प्रदेश सरकार उसमें जवाब देती है और अगर उसके जवाब से अगर हमारा प्रदेश का 2.25 करोड़ आदिवासी समुदाय संतुष्ट नहीं होता है, 5th शेड्यूल को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पूरे देश के जो 10 राज्य जो 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं, हम सबको मिलकर आदिवासियों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। ओके। अभी पिछले दिनों अगस्त में आदिवासी मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला था कि वन अधिकार के कानून के तहत लगभग 10% लोगों को ही पट्टे मिले हैं, 10% से भी कम लोगों को पट्टे मिले हैं, अधिकतर लोगों को नहीं मिले हैं। इसको लेकर के आप लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं? बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को भी बेघर होने का खतरा है, क्योंकि बता रहे हैं कि उनको, बहुत सारे लोगों को कानून नहीं पता है वन अधिकार का, कैसे उसका पट्टा लेना है, या फिर अधिकारी लोग भी जो होते हैं वो सही से कोऑपरेट नहीं करते हैं आवेदकों के साथ। देखिए, सही बात तो ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करना चाहती, इनकी मंशा ही आदिवासियों के खिलाफ है। अगर वास्तव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर मंशा आदिवासियों के हितों को साधने की रहती तो जो पिछले 10 अगस्त की रिपोर्ट जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इस बात को स्वीकारा है कि सिर्फ मात्र 10% लोगों को ही पट्टे मिले हैं, और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब भी चाहेंगी, इनकी मंशा होंगी साफ साफ आदिवासियों को जंगलों पे उनके अधिकार देने की, तो निश्चित ही 10% की बजाय 100% उनको पट्टे मिलेंगे। व्यक्तिगत पट्टों के साथ साथ सामुदायिक पट्टे भी मिलेंगे। हमने कई बार केंद्र सरकार को, केंद्रीय मंत्री को हमने पत्र लिखा और अवगत कराया कि आदिवासियों को उनका हक दीजिए, व्यक्तिगत पट्टों के साथ साथ उनको सामुदायिक हक भी दीजिए। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि इनकी मंशा आदिवासियों को उनका हक और अधिकार देने की नहीं है। आज आदिवासी क्षेत्रों को,
आदिवासियों के जंगल क्षेत्रों को बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 40% वनों को बिगड़े वनों के नाम पर निजीकरण करने का फैसला कर लिया। हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के हजारों युवाओं ने प्रदेश के 40 जिलों में ज्ञापन दिया और इस बात का विरोध किया कि अगर जंगलों का किसी भी कीमत पे निजीकरण किया गया तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक घेराव करेंगे और आदिवासियों को किसी भी कीमत पर जंगलों से विस्थापित नहीं होने देंगे। जब शिवराज सिंह चौहान सरकार तक जयस संगठन की बात पहुंची, जयस संगठन के जो माध्यम से आंदोलन दिए गए पहुंचे, तो मजबूरन शिवराज सिंह चौहान सरकार को अपने फैसले से भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं प्रदेश के उन लाखों युवाओं को, जयस युवाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिवराज सिंह चौहान सरकार के इस फैसले का मुखर होकर विरोध किया और प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में आपने ज्ञापन दिया और आपके ज्ञापन की ताकत की मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मंजूर होना पड़ा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन हैं जो अपने आप को आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हैं, और लेकिन आपका कार्य करने का तरीका उन संगठनों से कितना भिन्न है, और जो पेशा कानून, वन अधिकार कानून, 5वीं अनुसूची पर उनका सहयोग कितना मिलता है या उनका रवैया कैसा होता है आप लोगों का? देखिए, जेएस में देश के, प्रदेश के ज्यादातर बेरोजगार युवा जुड़े हुए हैं और बेरोजगार युवाओं, और इसमें सबसे ज्यादा युवा ही जुड़े हुए हैं। युवाओं में जोश, जुनून, जज्बा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं है। और आज सरकार की जो आदिवासी विरोधी फैसले होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में उदाहरण के तौर पे आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 40% वनों के निजीकरण का फैसला किया। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉकों, ट्राइबल ब्लॉकों के 5760 स्कूलों का बंद करने का निर्णय लिया। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आदिम जाति शब्द जो प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में कई वर्षों से प्रचलित है, उसे बदलने का प्रयास बदला उसे। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने विश्व आदिवासी दिवस पर जो पूर्ववर्ती सरकार ने 9 अगस्त को अवकाश घोषित किया था, उसे बंद किया। तो उन सब सरकार के फैसलों का जेएस ने मुखर होकर विरोध किया। अब अन्य संगठन जो आदिवासी हितैषी होने की बात तो करते हैं, आए दिन आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति के नाम से कोई भी संगठन बना के अध्यक्ष पदों को बांट के आदिवासी हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा सिर्फ आदिवासियों को उनके मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित ही कुछ संगठन हो सकते हैं जो वास्तव में आदिवासियों के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप अभी जो वर्तमान में जो नए संगठन जो बन रहे, जो हमको अक्सर देखने को मिल रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कोई संगठन बन रहा है, आरएसएस के संरक्षण में कोई संगठन बन रहे हैं, या फिर कांग्रेस के संरक्षण में नए संगठन बन रहे हैं। आदिवासियों की जो स्वतंत्र आवाज जो होनी चाहिए, आदिवासियों की जो स्वतंत्र संगठन होना चाहिए, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और हम उन स्वतंत्र संगठनों की तारीफ करना चाहते हैं कि जो वास्तव में आदिवासियों की प्रकृति पूजक, आदिवासियों की मूल संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब हक और अधिकार की बात आती है तो ज्यादातर संगठन चुप रहते हैं। दुख इसी बात का है। और हम जय युवाओं पे गर्व इसीलिए करते हैं कि वो हर उस फैसले का विरोध करते हैं, हर उस चीज का विरोध करते हैं जो आदिवासियों के हित में नहीं है, और आदिवासियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले फैसलों को जय युवा सरकार के फैसलों का विरोध करने के लिए समय समय पर तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जयस पर कांग्रेस का बी टीम होने का आरोप लगते रहे से भ्रम की स्थिति में बहुत सारे जयस के कार्यकर्ता, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों में बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की बी टीम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जयस एक स्वतंत्र ताकत है। जय आदिवासी युवा संगठन किसी भी राजनीतिक दल से ना तो प्रभाव से चल रहा है, न उनके संरक्षण में चल रहा है। जब मध्य प्रदेश में हमारे कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ फैसले ऐसे लिए थे जो आदिवासियों के हितों के खिलाफ थे, तो हमने मुखर होकर आवाज उठाई अपनी सरकार के खिलाफ। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि जयस किसी भी राजनीतिक दल की ए या बी टीम नहीं है। जयस एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र वैचारिक संगठन है जो
सामाजिक संगठन होने के साथ साथ में युवाओं को नए युवा नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है। और खुलकर हम बोल रहे हैं कि ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा के में घुसने की जरूरत है, जो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का हक दिलाए उन्हें। क्योंकि आज आदिवासी समाज में ऐसे नेताओं की बहुत कमी है जो खुलकर आदिवासी मुद्दों को लेकर मुखर होकर विधानसभा और लोकसभा में आवाज उठा रहे। जैसी एकमात्र ऐसा संगठन है जो इस बात की भी युवाओं को गारंटी देता है कि अगर आप लोग मिलकर अपना वजूद बनाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में आप विधायक भी बनाएंगे, सांसद भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे आप लोग। लेकिन उसके लिए युवाओं को एकजुट होकर, जो हमारे युवा अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, जो हमारे युवा अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, जो युवा अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, जिस दिन प्रदेश का आदिवासी समाज एकजुट हो गया और एक ग्रुप में आ गया तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में आने वाली सरकार आदिवासियों की सरकार होगी, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। आप अभी कांग्रेस के विधायक हैं जी, और आप युवा नेतृत्व की बात कर रहे जी। हैं। क्या अगली बार जयस के माध्यम से आप कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी युवा एकजुट हो जाते हैं, मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी समुदाय एकजुट हो जाते हैं, मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी संगठन एकजुट होकर अगर राजनीतिक ताकत बनने के लिए प्रयास करते तो निश्चित ही अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज से होगा। और उसके लिए प्रदेश के समस्त आदिवासी समुदाय जो छोटे छोटे संगठनों में बटे हुए, छोटे छोटे राजनीतिक दलों में बटे हुए, अगर एक होकर स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आदिवासी समाज प्रदेश का मुखिया बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन युवाओं को राजनीति की सही परिभाषा समझनी पड़ेगी। अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि ये तो राजनीति करते हैं। लेकिन मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि राजनीति ही एक ऐसा हथियार है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि जहां पर रहकर, जिस मंच पे रह के आप अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हो, आप अपने विकास के लिए कानून बनवा सकते हैं, आप अपने विकास के लिए नए रास्ते बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बात का मन में भ्रम रखते हैं कि हम लोग तो राजनीति नहीं करेंगे, न करने देंगे, और जो लोग कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत फहमी है। आप खुद अगर इस मैदान में आगे नहीं आएंगे और अपने समाज के लिए नए नियम और नीतियां नहीं बनवाओगे, तब तक आप दूसरों के भरोसे पे समाज के विकास के, समाज की सुरक्षा के और समाज के संरक्षण की परिकल्पना नहीं कर सकते। और नए युवाओं को इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती। लेकिन हमारे युवा इस बात को भूल रहे हैं कि राजनीति में न जाएं और समाज का भी विकास कर लें तो वो तो संभव नहीं है। हमारे युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को और आदिवासी समाज के नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और निश्चित ही विधानसभा और लोकसभा में जाकर अपनी आवाज बुलंदी के साथ उठाना चाहिए, ताकि प्रदेश और देश को एक ऐसा युवा नेतृत्व मिल सके जिससे समाज उम्मीद कर सके, समाज को भरोसा हो सके। क्योंकि आज वर्तमान व्यवस्था में जिस प्रकार आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, आदिवासियों को नक्सलवादी बोल के मारा जा रहा है, ये उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। ये देश को समझने की जरूरत है, ये युवाओं की समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आप अगर आएंगे तो निश्चित ही देश को और समाज को नया युवा नेतृत्व दे पाओगे। वैसे भी सिकंदर के महान गुरु अरस्तु ने कहा है कि अगर आप लोग राजनीति नहीं करेंगे तो आपके ऊपर दूसरे अयोग्य लोग शासन करने लगेंगे। ये बात हर वो युवा को समझना चाहिए जो राजनीति का विरोध करता है। तो मैं तो आप सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग ले और समाज को नया युवा नेतृत्व दे, और एक ऐसा युवा नेतृत्व दे जो आपके जल, जंगल और जमीन की रक्षा कर सके। ऐसा युवा नेतृत्व नहीं दो जो आपके जल, जंगल और जमीन को बेच दे। आज मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हम देख रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में कहीं बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही है, वहीं बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं।
कहीं इको सेंसिटिव के नाम पे, कभी फॉरेस्ट के नाम पे, कभी अभयारण्य के नाम पे आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जे में ली जा रही। लेकिन अगर युवा नेतृत्व तो आगे आएगा, नए युवा विधायक और सांसद बनेंगे तो निश्चित ही विधानसभा और लोकसभा में जाके लड़ेंगे और उनकी आवाज सुनी जाएगी, और जब वहां पे सुनी जाएगी तो उनको उनकी जल जंगल जमीन भी बचे जाएंगे। जैसे कि अपने आदिवासी समाज अपने आप को प्रकृति पूजक कहता है जी, और बहुत जगह आरएसएस के लोग चाहे अन्य लोग उसको उनको बनवासी कहते हैं, या उनकी संस्कृति को हिंदू संस्कृति से अन्य चीजें जोड़ते हैं। बहुत सारे ईसाई लोग हैं, चाहे दूसरे भी लोग हैं, बहुत तरह के धर्म वाले, वो आदिवासी क्षेत्रों में जा करके वो भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं, या ऐसी खबरें आती रहती हैं। इसका कई जगह बोला जाता है, आरएसएस कहता है कि दूसरे संगठन, दूसरे धर्म वाले धर्मांतरण कर रहे हैं, अन्य लोग कहते हैं कि ये कर रहे हैं, या ये नहीं करते हैं। अगर आरएसएस वाले नहीं भी करते हैं तो बोलते हैं हिंदू हैं। ऐसे इन मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देश क्या कर रहा है? जो देश का आदिवासी समाज है, जो जिसे संविधान में शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति कहा गया है, उनकी पहली पहचान प्रकृति पूजक की है। ये भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान ने देश का जो जनजाति समाज है, देश का शेड्यूल ट्राइब है, उसे किसी धर्म के बंधन में नहीं बांधा है। और जिसने भी ये बात नहीं पढ़ी है वो संविधान उठा के पढ़े कि आदिवासी समाज शेड्यूल ट्राइब कौन से धर्म का है। और भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज अलग अलग धर्मों को मानता है। पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को मानता है। जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा आदिवासी मुस्लिम धर्मों को मानता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई आदिवासी बौद्ध धर्मों को मानते हैं। और मध्य भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश में, गुजरात में ज्यादातर आदिवासी हिंदू धर्मों को मानते हैं। तो देश का आदिवासी अलग अलग धर्मों में विभाजित है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देश के आदिवासियों को भारत के संविधान ने दी। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती धर्म थोपता है आदिवासियों के ऊपर, जबरदस्ती आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाता है, तो ये गलत है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और आदिवासी समाज में जन जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान प्रकृति पूजक की है। अगर वो अपनी पहचान प्रकृति पूजक वाली खत्म कर देंगे तो निश्चित ही उनको जो संविधान में पहचान मिली है शेड्यूल ट्राइब के रूप में, कि अनुसूचित जनजाति होने के जो मापदंड संविधान ने निर्धारित किए हैं, वो देश के हर पढ़े लिखे आदिवासी युवा को समझना होगा। जो 5 मापदंड निर्धारित किए कि आदिवासियों की विशेष संस्कृति होनी चाहिए, उनके आदिम विशेषताएं होनी चाहिए, उनका विशेष स्वभाव होना चाहिए, उनको भौगोलिक पिछड़ापन उनका होना चाहिए, और उनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनका पिछड़ापन होना चाहिए। तो ये 5 मापदंड जो तय किए गए हैं, जिसके आधार पर उन्हें शेड्यूल ट्राइब माना गया, अगर ये अपने मापदंड भूल जाता है आदिवासी समाज, इन मापदंडों पे खरा नहीं उतरता है, तो भारत के संविधान में स्पष्ट राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया जाता है कि ऐसी जनजातियां जो अपनी मूल संस्कृति से दूर हो गई है, उन्हें जनजातियों की लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। तो मैं देश के आदिवासी समाज से, आदिवासी युवाओं से, आदिवासी समुदायों से यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी मूल संस्कृति को न भूलें, अपनी मूल पहचान को न भूलें, जिसके आधार पर भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको एक पहचान दिलाई है। अगर आप अपनी मूल संस्कृति और अपने मूल को भूल गए तो निश्चित ही भारत के संविधान से आपको ये शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट होने से बाहर होने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए देश के सभी आदिवासी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मूल संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषाओं, रीति रिवाजों, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करें। एक बात और पूछना चाह रहा था कि अब हमारे बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जो अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन संविधान में उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, ओबीसी का मिला है। उधर कनिका वगैरह और भी दूसरे हैं। चाहे ये विमुख घुमंतु जनजाति है, जिनको ओबीसी, जो लोग जंगलों में या इधर रह करके घूमते हैं, उनकी भी आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वो भी अपने आप को शुरू में बोलते हैं कि हम लोग राजा थे, आदिवासी थे, और बाद में उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब भी घोषित किया था। फिर बाद में उनको
विमुक्त जनजाति घोषित किया गया। तो क्या उनको भी अपने साथ जोड़ने के लिए, चाहे उनसे अब उनको भी उनके जैसे इस तरह के आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, वास्तव में जो लोग इस देश के मूल हैं, इस देश के जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, भारत के संविधान में कई ऐसे समुदाय थे जो उस समय किसी कारणवश छूट गए हैं, जो आदिवासी थे लेकिन उनको शेड्यूल ट्राइब में नहीं रखा गया। उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। और जो समुदाय जो एसटी होने के लिए पेंडिंग में जो है लिस्ट, क्योंकि निश्चित अगर देश के आदिवासी समुदाय अन्य समुदाय अगर जुड़ेंगे तो उनकी संख्या देश में बढ़ेगी, और अगर संख्या बढ़ेगी तो वो भारत के सामाजिक ढांचे में, राजनीतिक ढांचे में मजबूती के साथ और उभरेंगे। तो राष्ट्र इसका अधिकार लेकिन भारत केंद्र सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को है। और आदिवासियों की जो समस्याओं से संबंधित अगर केंद्र और राज्य सरकारों तक अगर कोई भी फाइलें पेंडिंग पड़ी है तो निश्चित ही केंद्र सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आदिवासी समाज के जो ऐसे समुदाय जो छूट चुके हैं, जो किसी कारणवश नहीं शामिल हो पाए, उन पर चर्चा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। उन गंभीर पहलुओं को, हर पहलुओं से उनका अध्ययन कर उनके ऊपर निर्णय करना चाहिए। क्योंकि आज भी देश में कई ऐसे समुदाय हैं जो इतने पिछड़े हैं कि उनकी स्थिति पर संसद को चर्चा, उनकी स्थिति पर संसद को गंभीर होना चाहिए। उनकी स्थिति पर महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदयों को गंभीर होना चाहिए, और उन सभी समुदायों, उन सभी जातियों के ऊपर विशेष रूप से निर्णय होना चाहिए आने वाले समय में, ताकि उनको भी उनका हक और अधिकार मिल सके। एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप दिल्ली के एम्स जैसे संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और जिसका काफी नाम है। आप डॉक्टर रह करके भी बहुत पैसे कमा सकते थे। आप राजनीति में आए, आप संगठन बनाए, इस तरफ झुकाव आपका हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, मैं तो देश के उन सभी पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी पा गए, बड़े शहर में अपना बड़ा घर बना लिए और वहां पर पूरी वो सुविधाएं भोग रहे हैं जो शहरी क्षेत्र में रहने वाला हर नागरिक बड़े बड़े शहर, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां पे भोग रहा है। और अगर आपका समाज का 99% समुदाय, समाज की 99% जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, तो आपको बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बंगले बनाकर एसी कमरों की सुविधाएं लेने के बजाय अपने गांव की ओर मुड़ना चाहिए, अपने गांव की ओर जाना चाहिए और अपने गांव का कर्ज आप लोगों को उतारना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग अपने जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज का आप लोगों के ऊपर कर्ज है, और उस समाज से निकलकर बाहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी पाकर अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, तो ये आपका ही नुकसान नहीं है, ये पूरे उस समाज का नुकसान है जिस समाज ने आपको पैदा किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक कदम गांव की ओर बढ़ाए, अपने समाज की ओर देखें और अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ाए। जब मैं छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली एम्स के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर जब बना, और वहां रहकर मैंने भी एक चीज महसूस करी कि मुझे वहां पे आज 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल, वहां पे पूरी फैसिलिटीज, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन जब अपने गांव की ओर आता था, साल में एक बार 2 बार जब भी, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि हमारे गांव में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं बेचारी हैंडपंप पे घंटों खड़ी रहती है, कोई कुएं में बाल्टी से पानी लाट रही है। स्कूल की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बच्चे दूर दूर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं। हमारे गांव में बड़ी गंभीर समस्याएं थी। तो मुझे दुख होता था कि जिस समाज ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया, और उस समाज का 99% आज
किन किन परिस्थितियों में जीवन बसर कर रहा है, तो क्यों न मैं उस समाज के लिए, उन समाज के अधिकारों के लिए मैं अपने गांव जाकर उनके लिए लड़ाई लड़ूं। और मैं मुझसे उस जनता का, उस समाज का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया, और मैं दिल्ली एम्स से वापस अपने गांव की ओर आया। जब मैं दिसंबर 2016 में गांव में पहुंचा, वहां पे फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी धीरे 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 धीरे। बाद में मुझे लगा कि समाज की सेवा और बेहतर तरीके से करने के लिए मुझे राजनीति की ओर रुख करना चाहिए। तो मैंने जब कोशिश करी तो मध्य प्रदेश विधानसभा में मुझे पहुंचने का मौका मिला, और आज मध्य प्रदेश विधानसभा में रह के आदिवासियों के हर उस मुद्दे पर हम लोग विधानसभा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस मुद्दों पर हमारा समाज आज पीड़ित है, शोषित है, तो निश्चित ही हम लोग, हमारे लिए, हम सब युवाओं के लिए हमारा समाज, हमारा गांव किसी प्रेरणा से कम नहीं है। और मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप भले गांव से निकलकर कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, कितने भी बड़े शहर में नौकरी पा जाए, लेकिन अपने गांव की तरफ मुड़कर जरूर देखें। अपने गांव वालों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, अपने उस वर्ग के लिए जो पिछले 70 सालों से शोषित है, पीड़ित है, आज भी हंसिए पर खड़ा है। और युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को एक कदम गांव की ओर आगे पीछे मुड़कर आना चाहिए और उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। तभी आपके समाज का भला होगा, और आपके समाज का भला होगा तो निश्चित ही आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। 2020 अब जाने वाला है, 2-3 दिन का मेहमान है और नया साल आने वाला है। नए साल की आपको एडवांस में बधाई देना चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति आपकी क्या होगी जयस के लिए, और आप लोग किन किन उद्देश्यों के लिए, किन किन मुद्दों को लेकर के आप आगे आंदोलन करेंगे, या क्या आदिवासी सरकार जो बनाने की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रणनीति? ये साल 2020 का आखिरी पड़ाव है, और कल ही हमने युवा संवाद के माध्यम से भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संदेश दिया कि युवाओं को अब नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए, युवा नेतृत्व तैयार होना चाहिए। और आदिवासी सरकार की बात करते तो निश्चित ही जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, आदिवासी सरकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे भरोसा है कि युवा शक्ति आने वाले समय में नेतृत्व के लिए आगे आएगी, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आदिवासी सरकार बनाएगी। आप सभी को आने वाले नए वर्ष 2021 की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि जयस के बारे में जो अक्सर एक भ्रम रखा गया है कि जयस सिर्फ आदिवासी समाज की ही बात करता है, तो आप सभी दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन किसी धर्म, जाति, समुदाय से विशेष नहीं है। हम अक्सर इसलिए आदिवासी समाज की ज्यादा बात करते हैं क्योंकि हम उसी समाज में पैदा हुए, और जिस समाज में पैदा होता है उस समाज से लगाव होता है। उस समाज, और अगर उस समाज से लगाव और तब ज्यादा बढ़ जाता है जब वो समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हो, उस समाज के लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही हो, उनके जंगल छीने जा रहे हो, उन्हें जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। आज आप सभी देशवासियों को मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, हमारे जयस इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश की जेलों में जो सबसे ज्यादा कैदी जो बंद है उसमें आदिवासी समाज के ही है। आज देश की जेलों में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होता है, जो समाज है, आज थानों में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो वो आदिवासी समाज है। देश में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है तो वो आदिवासी समाज है। तो हमको, हमारा उद्देश्य उस समाज की लड़ाई प्रमुखता से लड़ना है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, जो गांव में निवास करता है। हम लोगों की नीतियों में रहा है कि हम बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हम पक्षधर नहीं है, लेकिन हम उस समाज के पक्षधर है जो किसान हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब स्वर्ण के हो, हम उन सबकी आवाज उठाना चाहते हैं। और आज निश्चित ही जयस की इस विचारधारा के कारण आज जयस के साथ में चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज के हो, हर जाति के युवा जयस से जुड़कर इस देश को नया युवा नेतृत्व देना चाहता है। और निश्चित ही 2021 जो साल आ रहा है,
पूरे देश में नया युवा नेतृत्व तैयार करने की दिशा में काम करेगा। और हमारा जो संगठन है, हमने संकल्प लिया है कि 2021 को मिशन शिक्षा मिशन के रूप में हम चलाएंगे और देश के आदिवासी इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग नए वर्ष की शुरुआत इस वर्ष हमारे उड़ीसा में हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे शिक्षा के देवता जिसे हम मानते हैं, अच्युता सामंता जी के साथ मिलकर नए वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। और निश्चित ही हमारे सामंता जी से प्रेरणा लेकर हम देश में शिक्षा के क्षेत्र में, उन इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे जो आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा, उस समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और साथ में युवाओं को नया नेतृत्व देने के लिए पंचायतों में जो चुनाव आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि युवा पंचायतों में सरपंच बने और गांव का विकास करे। हम चाहते हैं कि युवा जनपद में जाए, जिले में जाए और समाज का विकास करे, समाज के विकास के लिए नई नई योजना बनाए। तो निश्चित ही जो युवा नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे, हमारा संगठन उनको खुलकर मदद करेगा और आने वाले समय में हम लोग मिलकर एक नई कहानी लेंगे और देश को नया युवा नेतृत्व देंगे। आप इसी के साथ मैं आप सभी को, देशवासियों को, सभी युवाओं को नए नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ठीक है, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई, नए साल की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नए साल में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएंगे और आदिवासी युवा नेतृत्व के लिए और अन्य समुदाय के साथ युवा नेतृत्व को मिला करके एक सरकार बनाएंगे। आप अगले समय में, भविष्य में आदिवासी मुख्यमंत्री या अन्य युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजन कुमार जी, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे जयेश इंडिया यूट्यूब चैनल पर आए और आपने बेबाकी के साथ सवाल पूछे और आपने जिस अंदाज में देश के युवाओं तक हमारी आवाज को पहुंचाया, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2021 में आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करें। हमारी शुभकामनाएं राजन कुमार।